नमस्कार, मैं शिवशेखर पांडे आपका सार्थक एकेडमी ऐप पर स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स, हम सब जानते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से करंट अफेयर्स बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। करंट अफेयर्स को बहुत ही केयरफुली पढ़ना चाहिए और कोशिश तो ये करनी चाहिए कि करंट अफेयर्स हमें जितना ज़्यादा पढ़ने को मिल सके उतना अच्छा है। करंट ना सिर्फ ट्रेडिशनल जीएस को बल्कि परीक्षा में आपके बृहद नॉलेज का प्रयोग करने में सहायक होती है। करंट अफेयर्स के आज जो हम लोगों ने टॉपिक चुने हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से बड़ी मेहनत से ये टॉपिक छांटे जाते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है और फिर आपके लिए लाते हैं। आपके इस एप्लीकेशन में चैट ऑप्शन भी है। अगर आपको कहीं कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो चैट ऑप्शन पर आप लिखकर हमसे संवाद भी कर सकते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज 2022। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज क्या है और बुकर प्राइज क्या है, दोनों का अंतर क्या है ये भी देखेंगे। देखिए, मैन बुकर और अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज। अब जरा देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, पहले तो हमें याद करना होगा कि मैन बुकर कब आया, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर कब आया, और तभी हम समझ पाएंगे इनका अंतर। जरा गौर से देखते हैं। मैन बुकर प्राइज शुरुआत हुई सन 1969 में। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज आया 2005 में। देखिए, मैन बुकर प्राइज जब आया 1969 में तो इसकी शुरुआत की थी बुकर मैकोनल कंपनी ने। किसने की थी? बुकर मैकोनल कंपनी ने। बाद में इसमें ब्रिटिश साहित्य एसोसिएशन या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की साहित्य के लिए गठित किया गया विभाग है, जैसे अपने यहाँ साहित्य अकेडमी है, वैसे ब्रिटेन का भी अपना एक संगठन है ब्रिटिश साहित्य एसोसिएशन। उसने भी बुकर मैकोनल कंपनी के साथ मिलकर बुकर प्राइज की घोषणा की, प्रदान करना शुरू किया। 1969 में जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसका टारगेट रखा गया था कि राष्ट्र कुल देश, कॉमनवेल्थ कंट्रीज प्लस आयरलैंड के नागरिकों के वे साहित्य जिनका प्रकाशन ब्रिटेन में हुआ हो और किस भाषा में हो, किस क्षेत्र में हो, फिक्शन के क्षेत्र में हो। खास बात, भाषा उसकी इंग्लिश ही होनी चाहिए। इसी क्षेत्र में ये दिया जाएगा। फिक्शन मतलब कल्पना, ऐसी कहानी जिसमें एक कल्पना की गई हो, ऐसा कोई कथानक या कथा वस्तु होनी चाहिए, फिक्शन हो, ब्रिटेन में उसका प्रकाशन हुआ हो और इंग्लिश भाषा में हो, तभी उसे मैन बुकर प्राइज के लिए चुना जाएगा। मैन बुकर प्राइज की जो राशि रखी गई थी वो 60,000 पाउंड है। रखी नहीं गई थी, है, आज भी है, 60,000 पाउंड है। अभी आपको मैं एक ट्रिक दूंगा जिससे आप मैन बुकर प्राइज पाने वाले लोगों के नाम और उनकी रचनाओं को बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। लेकिन पहले इन दोनों का अंतर देख लेते हैं क्या है। लेकिन इससे बुकर प्राइज की जो लोकप्रियता थी वो बहुत बढ़ने लगी। अब प्रश्न उठा कि अगर बुकर प्राइज की डिमांड इतनी ज्यादा है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, तो राष्ट्रकुल देशों से आयरलैंड के दायरे से इसे आगे निकाला जाए। और तब स्थापना की गई 2005 में अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज की। मतलब राष्ट्रकुल आयरलैंड के अलावा ये पूरी दुनिया के लोगों को दिया जा सकता है। फिर से याद करिएगा,
मैन बुकर राष्ट्रकुल और आयरलैंड के लोगों को ही दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पूरी दुनिया के नागरिकों को दिया जा सकता है। 2005 में इसकी शुरुआत करने वाली संस्था यही है, बुकर मैकगोनगल कंपनी और ब्रिटिश लिटरेचर एसोसिएशन या ब्रिटिश साहित्य एसोसिएशन। इससे पूरे ये संपूर्ण विश्व के नागरिकों को प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को जरा गौर से देखते चलेंगे। इसमें 50,000 पाउंड इनाम की राशि होती है। इसमें थोड़ी सी छूट दी गई है, भाषा इंग्लिश हो लेकिन लोकल साहित्य में भी अगर लिखा गया, लोकल भाषा में भी लिखा गया है, जैसे हिंदी में भी लिखा गया हो, ट्रांसलेट अगर उसका इंग्लिश में हुआ है तो उसके वर्जन को भी, जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, उसको भी दिया जा सकता है। मतलब जैसे गीतांजलि श्री को 2022 में मैन बुकर प्राइज दिया गया है। किसको दिया गया है? गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज 2022 दिया गया है। इनकी रचना का नाम है रेत की समाधि। ये हिंदी की रचना है, लेकिन इसका जो इंग्लिश अनुवाद हुआ वो हुआ टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड। अब जो पुरस्कार दिया गया वो टॉम ऑफ सैंड को दिया गया है, रेत की समाधि को नहीं, क्योंकि भाषा इंग्लिश ही होनी चाहिए। बस छूट क्या है कि मूल ग्रंथ इंग्लिश में हो या ना हो ये नहीं देखा जाएगा। एक भी अगर ट्रांसलेटेड बुक अगर इंग्लिश में है तो उसको भी दिया जा सकता है। तो ओरिजिनल किताब जो लिखी है वो किस में है? हिंदी में है, इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मैं इतनी मेहनत करके जो आपको दोनों का अंतर बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में वो कुछ भी मिक्स करके पूछ सकता है। तो आपको ये अंतर होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर क्या है और मैन बुकर प्राइज क्या है। तो अंतर एक बार मैं क्लियर कर दूं। 1969 में मैन बुकर शुरू हुआ, अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर आया 2005 में। बुकर मैकगोनगल कंपनी दोनों पुरस्कार प्रदान करती है, इसके साथ ब्रिटिश साहित्य एसोसिएशन भी जुड़ता है। राष्ट्रकुल आयरलैंड के देशों को ये नागरिकों को प्रदान किया जाता है। राष्ट्रकुल वो देश हैं जिन पर कभी ना कभी ब्रिटेन की सत्ता स्थापित रही थी। कुछ देश ऐसे हैं जो राष्ट्रकुल में शामिल हैं लेकिन कभी उन पर ब्रिटेन की सत्ता नहीं थी। जरूर ढूंढिएगा और चैट ऑप्शन में जाके बताइएगा वे देश कौन से हैं जो राष्ट्रकुल के मतलब कॉमनवेल्थ के सदस्य तो हैं पर ब्रिटेन के गुलाम नहीं थे। ब्रिटेन में उसका प्रकाशन होना चाहिए, फिक्शन में वो लिखी गई रचना होनी चाहिए, मतलब कलात्मक होनी चाहिए, इंग्लिश भाषा में हो, 60,000 पाउंड उसकी पुरस्कार राशि है। ये मैन बुकर का आपका हो गया। अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर 2005 विश्व के समस्त नागरिकों को दी जा सकता है। 50,000 पाउंड इसकी पुरस्कार राशि है। देने वाली संस्था वही है, भाषा इंग्लिश है, लेकिन छूट यह है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन को भी माना जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इतना आप समझ गए होंगे। अब हम आपके इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कितने भारतीयों को मिला है और इस बार किसे मिला है। तो देखते हैं जरा। देखिए, मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैन बुकर पाने वाले जो भारतीय हैं उनके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक दूंगा आपको। तो मैन बुकर अब तक कुल 5 भारतीयों को मिला है, भारतीय मूल के लोगों को मिला है, जिनमें बीएस नायपाल का नाम आता है। 1971 में इन अ फ्री स्टेट नामक रचना के लिए इनको मिला था। इन ए फ्री स्टेट इनकी रचना थी जिसके लिए इनको मिला। सलमान रश्दी को मिला है, इनकी रचना मिडनाइट चिल्ड्रन है और ठीक 10 साल बाद 1981 में मिला। अरुंधति राय 1997 में इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला। किरण देसाई को 2006 में इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला और अरविंद अडिगा को 2008 में द वाइट टाइगर के लिए मिला। पिछली बार जब अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको कंपेयर करा रहा था ना मैन बुकर और अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर, तो एक पॉइंट छूट गया। मैन बुकर प्रत्येक 2 साल में एक बार दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज हर साल दिया जाता है। ये याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज हर साल दिया जाता है और जबकि मैन बुकर प्राइज 2 साल में एक बार दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं भारत को 2 बार ऐसा हुआ है कि लगातार मिले हैं, 2006 और ठीक 2008 में
2 बार मिले हैं। लेकिन गीतांजलि श्री थोड़ी अलग है। गीतांजलि श्री ने जो मूल ग्रंथ लिखा है वो हिंदी में लिखा है, नाम है रेत की समाधि। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी की वह पहली मूल रचना जिसे अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज मिला है, तो वो गीतांजलि श्री की रचना है रेत की समाधि, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद टॉम ऑफ सैंड के रूप में किया गया है। टॉम ऑफ सैंड के रूप में किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने किया। डेजी रॉकवेल अमेरिका की प्रसिद्ध ट्रांसलेटर हैं, उन्होंने ही इस किताब को पढ़कर इसको ट्रांसलेट किया है। वर्तमान में रेत की समाधि जर्मन और इंग्लिश सहित कुल 6-7 भाषाओं में ट्रांसलेट की जा चुकी है। इंपॉर्टेंट है, फिर से याद रखेंगे, गीतांजलि श्री पहली ऐसी लेखिका हैं जिनकी मूल ग्रंथ हिंदी में है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज मिला है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, गीतांजलि श्री दिल्ली की है, लेकिन इनका संबंध उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से है। मतलब मूल निवासी ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से हैं, लेकिन वहां जाकर व्यवसाय रोजगार की दृष्टि से ये दिल्ली में बस गए। इनका परिवार दिल्ली में रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैन बुकर प्राइज और अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज का आज न सिर्फ अंतर आपको क्लियर हुआ होगा, बल्कि आपको एक छोटी सी ट्रिक भी मिली होगी। इसको जरा गौर से देखिए, यह है BS 20 अक्का। 20 अक्का, B से BS नायपॉल, 7 से सलमान रश्दी, A से अरुंधति राय, K से किरण देसाई और A से अरविंद अडिका। ये मैन बुकर प्राइज पाने वाले भारतीय हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज पाने वाली गीतांजलि श्री हैं और इनकी रचना है रेत की समाधि, जिसका अंग्रेजी वर्जन है टॉम ऑफ सैंड। अब चलते हैं अगली घटना की तरफ, और वो बेहद महत्वपूर्ण घटना है। अभी हाल ही में आपने एक व्यक्ति का नाम समाचार में सुना है, नाम है यासीन मलिक। यासीन मलिक चर्चा में क्यों है? 2017 में NIA ने इन्हें श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। किसने गिरफ्तार किया? NIA ने। कब गिरफ्तार किया? 2017 में। आरोप क्या था? इनको गिरफ्तार करने के पीछे रीजन था टेरर फंडिंग। टेरर फंडिंग। अब आप पूछ सकते हैं कि सर टेरर फंडिंग क्या है? आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए संगठन बनाकर या इंडिविजुअल आप उन्हें फंड मुहैया कराएं, आप उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराएं, तो ऐसी किसी भी तरह का कार्य टेरर फंडिंग कहलाता है। इनके संबंध पाकिस्तान से निकले हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए इन्होंने घुसपैठ के जरिए आए हुए आतंकवादियों को भारत में छिपने की ना सिर्फ जगह मुहैया कराई, बल्कि उनकी फंडिंग का भी जिम्मा लिया था। ये आरोप NIA इस विशेष कोर्ट दिल्ली में सिद्ध कर चुकी है, जिसके कारण इन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है। यासीन मलिक कोई ऐसा नाम नहीं है कि यह आज कहीं चर्चा में आए हैं। यासीन मलिक का संबंध जम्मू कश्मीर की अलगाववादी पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से भी रहा है। ये हुर्रियत दल के नेताओं में भी रहे और बाद में उनसे नाराज होकर JKLF का इन्होंने गठन किया, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का इन्होंने गठन किया था। यासीन मलिक पाकिस्तान के लिए एजेंट के तौर पर भारत में रहकर कार्य करता था। यासीन मलिक इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि इसने अपने बयान में 7 प्रधानमंत्रियों का उल्लेख किया जिससे इनके घनिष्ठ संबंध थे। एक प्रधानमंत्री के साथ तो इनकी फोटो भी शेयर होती है। लेकिन इससे भी ज्यादा दर्दनाक वाकया यह है कि जब कश्मीर में कश्मीरी पंडित भगाए जा रहे थे तो उसका मास्टरमाइंड यासीन मलिक को ही माना जाता है और आज तक इसे सजा नहीं मिली थी। सजा भी मिली तो टेरर फंडिंग के लिए मिली है। उस स्वतंत्र भारत में भगाए गए कश्मीरी पंडितों के लिए इसे कभी तक सजा नहीं मिली है।
टेरर फंडिंग के 2 मामले इसके ऊपर दर्ज थे और दोनों का दोषी स्वीकार करते हुए कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सजा दी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? एनआईए के द्वारा गिरफ्तार किया गया, एनआईए की विशेष अदालत दिल्ली ने इसको सजा दिया है। जेकेएलएफ का ये लीडर था, पाकिस्तान से इसके घनिष्ठ संबंध थे, यहाँ तक कि इसकी शादी भी पाकिस्तान के एक पत्रकार से हुई है। फिलहाल शादी विवाह से मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा संबंध है, आपकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। ये शुरू से इसका कैरेक्टर यासीन मलिक का संदिग्ध रहा है और देश के प्रति बेहद खतरनाक मूड में रहा है। तो यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हुई है। अगला नाम जो हम लोग पढ़ेंगे वो है अभिलाषा या अभिलाखा बराक का। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, तुरंत नोट करेंगे हम लोग कि अभिलाषा बराक है कौन। अभिलाषा या अभिलाखा भी कह सकते हैं बराक। अभिलाखा बराक निश्चित तौर पर भारतीय गर्ल्स के लिए एक एम्पावरमेंट है। देखिए, आपने तो अवनी चतुर्वेदी का नाम सुना है कि पहली वायुसैनिक जिसने फाइटर प्लेन उड़ाया, ऐसी पहली भारतीय महिला पायलट थी। लेकिन अभिलाखा बराक भी कम नहीं है। 1 नवंबर सन 1986 को, कब? 1 नवंबर 1986 को एक निर्णय लिया गया कि आर्मी के पास भी, क्योंकि आर्मी सबसे पहले किसी आक्रमण को झेलती है, तो आर्मी को उसकी हलचल भी पता चलती है। बॉर्डर पर फोर्स बढ़ने लगेगी, वो किलेबंदी होने लगेगी, तो इससे पता चल जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे में माफ करिएगा, ऐसे में आर्मी के पास उसके अपने हेलीकॉप्टर, लड़ाकू जहाजें होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो तत्काल उसका समाधान नहीं होगा, फिर वो प्रोटोकॉल के दायरे में फंस जाएगा, फिर वो जाए वायुसेना के पास, फिर वायुसेना एक्शन ले, वो रोड मैप समझे, उसमें टाइम जाता है। जो कंडीशन, रियल कंडीशन को सामने फेस कर रहा है वो है आर्मी। इसलिए एक निर्णय लिया गया कि 1 नवंबर 1986 को आर्मी एविगेशन का प्रारंभ किया जाए। आर्मी एविएशन, इसका अर्थ क्या हुआ भाई? आर्मी एविएशन का अर्थ है आर्मी में एक ऐसी कोर, एक ऐसा विभाग गठित किया जाएगा जिसके पास हेलीकॉप्टर, हवा से मार करने वाली कुछ मिसाइलें, मतलब छोटी मोटी एक एयरफोर्स की टुकड़ी स्थापित की जाएगी। लेकिन इसका गठन होगा आर्मी से ही। इसमें अगर आप भर्ती लेना चाहते हो तो आपको पहले आर्मी सेना ज्वाइन करनी होगी। आर्मी मतलब थल सेना। उसके बाद वो उसमें से छांटते हैं अपने अधिकारियों को, जिनको लगता है कि इनको ट्रेनिंग देकर बनाया जा सकता है। आर्मी एविएशन ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है। आर्मी एविएशन ट्रेनिंग सेंटर, ये नासिक में है। ये कहाँ है? नासिक में स्थापित है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके लिए ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद उन्हें कम बैक किया जाता है, उनको फिर से वापस सेना में लाया जाता है। जब कोई व्यक्ति ट्रेनिंग लेकर इसमें फिर से सेना में आता है तो उसके लिए एक सेरेमनी आयोजित की जाती है और उसे सम्मानित किया जाता है, जिसे कहते हैं कम बैक एविएटर। क्या कहते हैं इसको? कम बैक एविएटर। अब हुआ क्या है उसको समझते हैं। अभिलाखा बराक ऐसी पहली महिला आर्मी मैन है या ऑफिसर है आर्मी की जिन्हें कमबैक एविएटर मिला है। अब पूरी बात आप समझ गए होंगे कि सेना में ये प्रॉपर एनडीए के थ्रू भर्ती हुई। अब ये कहां चली गई हैं? आर्मी के उस स्पेशल कोर में चुन ली गई हैं जो एयरफोर्स से जुड़ता है या एयरफोर्स की तरह कार्य करता है आर्मी का ही। मैं बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कमबैक एविएटर का अर्थ यह है कि वो आर्मी के एयरफोर्स विंग से जुड़ेंगी, थल सेना के, जिसे आर्मी एविएशन कहते हैं, और ये हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी। तो भारत की पहली आर्मी ऑफिसर, महिला आर्मी ऑफिसर जिन्हें कमबैक एविएटर मिला है, खास तौर पर क्या नाम है उनका? अभिलाषा बराक।
2 लोगों को चुना गया था, एक की ट्रेनिंग नहीं पूरी हो पाई क्योंकि वो फेल हो गई थी। अब की जो हुआ है, इनको पास आउट मिला है और इन्हें सेना ने फिर से कम बैक किया है और इनको क्या दिया गया है, कम बैक एविएटर। तो मुझे उम्मीद है कि ये फैक्ट पूरे आपने नोट किए होंगे, बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब चलते हैं जरा एक अगली बड़ी घटना की तरफ, और अगली बड़ी घटना बेहद महत्वपूर्ण घटना है, तो उसे देखेंगे ही नहीं, समझेंगे भी और आगे बढ़ते हैं। अब जो बड़ी घटना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का फिर से पुनर्गठन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राज्यीय परिषद का फिर से पुनर्गठन किया गया है। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का जो ढांचा था उसको कुछ नहीं बदला गया है। मतलब प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, सभी राज्यों के कैबिनेट सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और जहां मुख्यमंत्री नहीं चुने जाते, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में 2 ऐसे प्रदेश जहां मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, तो वो तो शामिल हो गए। अब जहां नहीं है वहां के प्रशासक रखे जाते हैं, वहां तो कोई चेंजमेंट नहीं, कुछ केंद्रीय मंत्री शामिल किए जाते हैं अंतर्राज्यीय परिषद में। लेकिन चेंज क्या हुआ है, पुनर्गठन क्या किया गया? फिर पुनर्गठन हुआ है अंतर्राज्यीय परिषद स्थायी समिति का गठन किया गया है। अंतर्राज्यीय स्थायी समिति, इसमें कुल 13 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 13। एक तो प्रधानमंत्री हो गए, पीएम, जो इसके अध्यक्ष होंगे, पदेन अध्यक्ष होंगे। पदेन अध्यक्ष का अर्थ होता है कि जो भी प्रधानमंत्री होगा वो अपने आप प्रधानमंत्री शपथ लेते ही इसका भी अध्यक्ष हो जाएगा। इसके लिए अलग से उसको शपथ नहीं लेनी है, अलग से कोई सेरेमनी नहीं करनी है, वो अपने आप इसका अध्यक्ष हो जाएगा। 4 कैबिनेट मंत्री होंगे, फिलहाल अभी 4 हैं, कहा गया है कि भविष्य में इनकी संख्या 6 कर दी जाएगी। तो जब 6 कर देंगे 2 सदस्य 15 हो जाएंगे। तो 1 पीएम प्लस 4 कैबिनेट मंत्री होंगे। कैबिनेट मंत्री कौन है जरा देखते चलें। नरेंद्र सिंह तोमर पहले कैबिनेट मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। हमें पता है कि ये कृषि मंत्रालय से जुड़े हैं, कृषि मंत्री हैं। काफ़ी चर्चा भी रहा है इनका, अभी किसान बिल को लेकर लगातार किसानों से संवाद करते रहे, वो उस समय आपने इनका नाम सुना होगा। निर्मला सीतारमण जी हैं जो हमारी वित्त मंत्री हैं। फिर वीरेंद्र कुमार साहब इसमें आते हैं। वीरेंद्र कुमार साहब सामाजिक अधिकारिता या सामाजिक न्याय मंत्री हैं। अगले हैं, बड़ा नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जल मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, तो मैं नाम लिखता चलूं। वीरेंद्र जी किससे जुड़े हुए हैं? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से। और गजेंद्र सिंह शेखावत का संबंध किससे है? जल मंत्रालय से। इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ आते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से राज्य इसके सदस्य होंगे। और ये स्थायी समिति है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्थायी समिति का होने का मतलब कि राज्य इसके बदलने वाले नहीं है। मैं एक एक करता हुआ चलूंगा, आप नोट करते चलेंगे। पहला इसमें जो राज्य है ये कैबिनेट मंत्री हैं। अब जो राज्य हैं वो कौन से हैं लिखते चलेंगे। पहला है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। देखते चलिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब तो। अगला, उड़ीसा के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। सातवां, गुजरात के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे और असम के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। असम के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। तो कुल 13 सदस्य इसमें होंगे। अब आप कहेंगे सर करेगा क्या?
इतनी राम कहानी का अर्थ क्या हुआ? इतनी राम कहानी का अर्थ यह है कि जब भी अंतर्राज्यीय परिषद में कोई मुद्दा उठाना होगा तो उस पर भरपूर चर्चा पहले स्थायी समिति करेगी, वो कार्यक्रम तय करेगी और उसी पर अंतर्राज्यीय परिषद बात करेगी। अंतर्राज्यीय परिषद को थोड़ा डिटेल में समझिए। भारत में संघ की स्थापना की गई। संघ में संघवाद की विचारधारा होनी चाहिए, मतलब संघ को झुकना चाहिए और राज्यों की समस्याओं को समझना चाहिए। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म चुना गया अंतर्राज्यीय परिषद को, जहां केंद्र से राज्य बैठकर अपनी बात कह सकें, समझ सकें। कभी कभी ये मुद्दे क्या होते हैं, दो राज्यों के बीच के भी आ जाते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का विवाद है और कहा गया कि अगले साल तक सुलझेगा, 2024 तक ये कन्फर्म हो पाएगा। अब ऐसे मुद्दे अगर उठ जाएंगे तो जो अन्य विकास की बातें हैं वो हो नहीं पाती थी। परिणाम स्वरूप इसका एडवांटेज लेकर पूर्ण रूप से संस्था फेल होने लग गई थी। तो सरकार ने यह सोचा कि पहले से ही कार्यक्रम डिसाइड किया जाए और राज्यों की सहभागिता। ये सभी बड़े राज्य हैं, भारत की एक बड़ी जनसंख्या इसमें निवास करती है। भारत की राजनीतिक विचारधारा को ये प्रभावित करने वाले राज्य हैं। बड़े कैबिनेट मंत्रियों को रखा गया, जैसे बिना वित्त के कोई विभाग नहीं चल सकता। एग्रीकल्चर इन सभी राज्यों का विषय है, जल सभी राज्यों का विषय है। ऐसे मंत्रालयों को इसमें रखा गया। बाद में कहा गया जरूरत पड़ेगी तो 2 सदस्य और बढ़ाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री सभी मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, तो स्वयं वो अपना इसमें सहभागिता करेंगे, अध्यक्ष होंगे। अब इन पर डिस्कशन होगा और इस पर जो डिस्कशन से निर्णय आएगा वो कहाँ रखा जाएगा? अंतर्राज्यीय परिषद पर। तो ये चेंज हुआ है, ये फोरम बदला है। तो याद रखना है, अंतर्राज्यीय स्थायी समिति का गठन होगा, अंतर्राज्यीय परिषद स्थायी समिति, अंतर्राज्यीय परिषद स्थायी समिति, जिसके 13 सदस्य होंगे और इसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होगा। अब चलते हैं अगली बड़ी घटना की तरफ, और वो है नेवल एंटीशिप मिसाइल। फिर से समझेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। नेवल एंटीशिप मिसाइल, नेवल एंटीशिप मिसाइल। गौर से समझेंगे ये है क्या। 18 मई 2022 को नेवी की ताकत में कई गुना वृद्धि हुई। नेवी के पास भी अपनी एक एविएशन सिस्टम है, नेवल एविएशन कहते हैं, मतलब उसके पास भी कुछ लड़ाकू विमान हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं, लड़ाकू फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं। जैसे आर्मी के पास 1986 में हम लोगों ने डिसाइड किया था, हमने इसको बाद में दिया है, लेकिन इसके पास भी है। हमने एक क्षमता डेवलप की, एक ऐसी मिसाइल जिसे हल्की वर्जन की मिसाइल, ये भी बहुत भारी नहीं, क्योंकि मिसाइल कहते हैं हम लोग परेड में बड़ी बड़ी मिसाइलें देखें तो वही याद आ जाती है। ये छोटी मिसाइल है, हल्की मिसाइल है। ये मिसाइल हेलीकॉप्टर से किसी भी नेवी के जहाज को उड़ाने की क्षमता रखने वाली है। किससे लॉन्च होगी? हेलीकॉप्टर से। मारेगा किसको? नेवी के युद्धपोत या अगर आपूर्ति जहाज है तो उसे मारेगी। मतलब नौसैनिक जहाज पर हमला करने की ताकत रखता है। हवा से शिप पर वार करेगी। इसे आप कह सकते हैं एयर टू सरफेस मिसाइल, सतह पे मार करने वाली। खास बात क्या है भाई, 18 तारीख को इसे सफल परीक्षण किया गया। हमें पता है कि ये सफल परीक्षण होता कहाँ है? उड़ीसा के बालासोर में होता है, ठीक चांदीपुर रेंज कहते हैं। आजकल इसका नाम हम लोगों ने अपने मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा है। तो बड़ी घटना है कि नेवल एंटीशिप मिसाइल से भारत की नौसेना अब सुसज्जित हो चुकी है। तो नेवी की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वो है गगनयान रॉकेट बूस्टर HS-200। मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, आप उसे नोट करेंगे। गगनयान रॉकेट बूस्टर
HS-200। अब जरा गौर से समझेंगे, पहले एक एक शब्द को समझते चले, कभी भी कूद नहीं पड़ना, ये क्या आ गया एकदम नया है समझ में नहीं आ रहा, पहले एक एक स्टेप को क्लियर करिए। गगनयान क्या है? 2018 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाल किले से देश के नाम संबोधन करते हुए, देश को संदेश देते हुए एक बात कही कि भारत भी मानव अभियान अंतरिक्ष में करेगा। इसरो को एक टारगेट मिल गया, इसरो तब से काम कर रहा है और उस मानव अभियान का ही नाम क्या है? गगनयान। कब से इसकी शुरुआत मानी जाती है? 2018 15 अगस्त, जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक ऐसे मिशन की शुरुआत की बात कही। अब देखिए, साधारण तौर पर हमारे पास हैवी रॉकेट को ले जाने के लिए एक लॉन्चिंग व्हीकल है जिसका नाम है जियोसिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? GSLV कहते हैं। अब जरा गौर से देखें भाई, छोटे छोटे सैटेलाइट को अगर छोड़ना है तब तो ये GSLV काम कर सकता है, हैवी सैटेलाइट को भी छोड़ना तो भी काम कर सकता है, लेकिन अगर मानव को ले जाने की बात हो तो फिर ऊर्जा की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तब काम करेगा बूस्टर। तब क्या काम करेगा? बूस्टर। बात समझ में आ रही होगी। GSLV रॉकेट में जो 4 चरण के ईंधन भरे जाते हैं जिसे प्रणोदक कहते हैं, उस ईंधन में चौथे स्टेप में HS-200 का प्रयोग होगा और यही काम करेगा मानव को अंतरिक्ष में ले जाने में। अब HS का अर्थ क्या है? गौर से समझिएगा, इसका अर्थ क्या है? ह्यूमन, मुझे उम्मीद है कि आप लिख भी रहे होंगे, ह्यूमन सॉलिड बूस्टर 200, ह्यूमन सॉलिड बूस्टर 200। क्लियर? ये इसका काम क्या है? GSLV के नीचे लगेगा, जब चारों चरण के ईंधन खत्म हो जाएंगे तब ये बूस्ट करेगा टारगेट तक ले जाने के लिए। गगनयान में ये प्रयोग किया जाएगा और गगनयान किससे बनेगा? GSLV से भेजा जाएगा। तो मुझे समझ में, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में ये बात अच्छी तरह से आ गई होगी कि गगनयान क्या है और बूस्टर का रोल क्या है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आए तो 15 अगस्त 2018 को जो ये डिक्लेयर किया गया था, इसका भारतीय वैज्ञानिकों ने सफल परीक्षण कर लिया है। बड़ी घटना है, सफल परीक्षण हो चुका है। हमें पता है हम इसका सफल परीक्षण कहां करते हैं? सतीश धवन केंद्र पे करते हैं, सार केंद्र जिसे कहते हैं, और इसका जो डिजाइन है वो तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है। तो सफल परीक्षण के बाद अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, हम कॉम्पैक्ट बनाएंगे, फिर उसमें ट्रेनिंग सिस्टम चलेगी। 4 सदस्यीय दल भी चुना जा चुका है, उनकी ट्रेनिंग चल रही जो रसिया भेजे गए। क्लियर? तो ये गगनयान रॉकेट सिस्टम बूस्टर डेवलप होने के बाद कह सकते हैं कि गगनयान को एक नया उड़ान भरने की अनुमति सी मिल चुकी है। तो बहुत जल्द ही इसरो इसमें अगले स्टेप की तरफ बढ़ सकता है। अब बात आती है, हाल ही में एक राज्य बड़ा चर्चित रहा। चर्चित इसलिए रहा क्योंकि दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, अब नहीं हैं, पहले थे, अनिल बैजल, उन्होंने कहा पारिवारिक कारणों से हम त्यागपत्र दे देते हैं। उन्होंने कोई कारण स्पष्ट नहीं किया और राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दिया। उपराज्यपाल हैं, थे अनिल बैजल, उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया। अब इनका स्थान लिया है विनय कुमार सक्सेना ने। किसने लिया है? विनय कुमार सक्सेना ने। देखिए, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राज्यपाल तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता, तो उपराज्यपाल किसको देगा? उपराज्यपाल भी राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देता है। लेकिन एक यूनिक पॉइंट है, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होगा, केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो राष्ट्रपति के बिहाफ पर शपथ लेता है। और यह शपथ भले उपराज्यपाल दिलाएं, लेकिन शपथ किसके द्वारा दिलाई मानी जाती है? प्रेसिडेंट, क्योंकि उस क्षेत्र का अधिकारी प्रेसिडेंट होता है, उसके बिहाफ पर उपराज्यपाल काम करता है।
ये हमेशा याद रखेंगे, एक बार आईएएस में ये प्रश्न आ भी चुका है। अब बात करें राजीव कुमार साहब की। राजीव कुमार साहब का नाम आपने सुना होगा, 1984 बैच के 1984 बैच के सीनियर आईएएस हैं, कई विभागों में ये इससे पहले रह चुके हैं। राजीव कुमार साहब देश के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिए गए। याद रखेंगे, राजीव कुमार साहब देश के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जो सुशील चंद्रा का स्थान ले रहे हैं। राजीव कुमार क्या हैं? देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। पहले 1 सदस्यीय था, फिर 1 से 2 हुआ, फिर अब 3 सदस्यीय है, जिसमें 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो राजीव कुमार देश के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप भी जानते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग महत्वपूर्ण चुनाव कराता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव यही कराता है। हाँ, स्थानीय निकाय चुनाव, जो स्थानीय निकाय के चुनाव जैसे प्रधान का आप कह सकते हैं, सरपंच कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं, यानी ग्राम पंचायत का चुनाव, शहरी निकाय का चुनाव, वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। वो कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। उसका संबंध केंद्र निर्वाचन आयोग से नहीं है। आजकल एक बीमारी बहुत चर्चा में है भाई, बीमारी का नाम मैं लिख रहा हूं, सेरेब्रल एन्यूरिज्म। ये दिमाग में होने वाली बीमारी है। कहाँ होती है? दिमाग में। इसमें दिमाग की एक नस में गांठ टाइप की या सूजन आ जाती है, जिसके कारण चक्कर आना, हाथ पांव में दर्द होना, बेहद कमजोरी महसूस होना, यहां तक कि कभी कभी व्यक्ति तो बहुत सुस्त हो जाता है। यह बीमारी अत्यधिक धूम्रपान और शराब पीने से होती है। बहुत ज़्यादा शराब पीने से या धूम्रपान से होती है। इसका एक विशिष्ट लक्षण यह भी है कि बड़ी तेजी से बीपी हाई लो करता है। जो ज़्यादा शराब पीते हैं उनके साथ ये समस्या आती है। 50 साल के ऊपर ही इसके लक्षण दिखते हैं। 50 साल के अंदर तक बॉडी बर्दाश्त करती रहती है, लक्षण नहीं दिखते, लेकिन जैसे ही 50 क्रॉस करते हैं इसके लक्षण दिखने लगते हैं। ये बीमारी इसलिए चर्चा में, ये बहुत बार बीमारियां होती रही हैं, बहुत से लोग इसका शिकार होते रहे, मरते रहे, कभी चर्चा में नहीं आई। ये बीमारी अब चर्चा में इसलिए आई है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इससे ग्रसित है और बाकायदा वहां की मीडिया ने घोषित किया है कि उन्हें सेरेब्रल एन्यूरिज्म की शिकायत है और डॉक्टरों ने उनको सलाह दी है कि वो अपने दिमाग का ऑपरेशन करा लें और उस नस जहां पर ये प्रॉब्लम है उसे वो हटा दें। तो सर्जरी की सलाह दी जा चुकी है, लेकिन शी जिनपिंग साहब चीन की पुरातन पद्धति के तहत, आपको भी पता है कि चीन में सुई के द्वारा नसों को ब्लॉक करने की एक चिकित्सा पद्धति प्राचीन काल में थी, उसके तहत इलाज करा रहे हैं। तो पूरी दुनिया इस इलाज पद्धति को देख रही है। तो याद रखना है, सेरेब्रल एन्यूरिज्म कैसी बीमारी है? माइंड की बीमारी है, दिमाग की या मस्तिष्क में होने वाली बीमारी है। धूम्रपान और शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है। 50 साल से अधिक होते हैं। इसका लक्षण है कमजोरी, हाथ पांव, जोड़ों में दर्द, चक्कर का आना, बार बार चक्कर आ सकता है, अचानक बीपी हाई लो होना, हाई हो जाएगा कभी लो हो जाएगा। इस तरह की स्थिति क्या है? सेरेब्रल एन्यूरिज्म है। अब बचाव क्या है भाई? बचाव सिंपल सा है। माँ बाप बहुत दिन से सिखाते आए हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, सिगरेट वगैरह मत पीजिए। लेकिन सिगरेट पीना एक फैशन है। जब तक आप सिगरेट नहीं पीते आप एडवांस नहीं हैं। जाम से जाम पार्टियों में नहीं टकराते तो आप एडवांस नहीं हैं। तो भाई जिंदगी जरूरी है। फैशन जिंदा लोगों के लिए होता है, मुर्दों के लिए कोई फैशन नहीं होता। तो ऐसा कोई रास्ता मत चुनिए कि मुर्दे हो जाएं। ये अटल सत्य है कि मृत्यु आएगी, लेकिन वो मृत्यु इसलिए इस तरह से न आए कि लोग आपकी अर्थी के सामने खड़े होकर कहें ये तो पता था इसके साथ ये होना था। दुख हो, ठीक, ये न कहे कोई कि ये तो कन्फर्म था कि इसकी मौत
होनी ही थी। तो अब मुझे उम्मीद है कि आज के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको याद रहेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ज़रूर याद करें और चैट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएंगे कि आपको किन कोर्सेज की, किन और विषयों की ज़रूरत है जो मैं आपको अवेलेबल कराऊं। वो कोर्स मैं पहले शुरू कर दूंगा। एक महत्वपूर्ण सूचना, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर का जो कोर्स है वो भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। आगामी टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम की जो सूचनाएं न्यूज आ रही उत्तर प्रदेश में, उसे भी देखते हुए टीजीटी, पीजीटी, सामाजिक अध्ययन और इतिहास का कोर्स बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए, उत्साहवर्धन करते रहिए और मुझे उम्मीद है कि चैट सेक्शन में जाकर आप अपनी बात जरूर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।